दिल्ली में इस वक्त बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक में शानदार जबरदस्त स्वागत किया गया। 2024 की जंग के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सांसदों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति तो विरोधी खेमा भी तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक और इधर महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक 413 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दें तो ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ऐसा इसलिए कि इसकी पिच केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं तैयार की है, बल्कि विरोधी खेमे ने यह पिच खुद तैयार करके दी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना होगा। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडी अलायंस के नेता देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे? क्या मोदी को 24 में हराने के लिए राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाएंगे? क्या मोदी को हटाने के लिए विरोधी देश का बंटवारा कर देंगे? क्या इंडी अलायंस के नेता एक देश में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं? एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? इस देश में 2 संविधान न हो, 2 प्रधानमंत्री न हो, 2 झंडे न हो। जो विरोधी मोदी को उत्तर भारत में नहीं हरा सकते, क्या वही विरोधी उत्तर भारतीयों के साथ गाली गलौज करके 24 जीतना चाहते हैं? क्या सनातन को नीचा दिखाकर इंडी अलायंस के नेता दक्षिण में वोट बटोरना चाहते हैं? क्या मोदी को वोट देने वाले हिंदुओं को साजिश के तहत इंडी अलायंस निशाना बना रहा है? और क्या इस षड्यंत्र की स्क्रिप्ट कांग्रेस हेडक्वार्टर में लिखी गई? कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? कुछ घंटों पहले ही नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के लिए डिवाइसिव एजेंडा वाली ये लाइन लिखी थी। डिवाइसिव यानी टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, बांटने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। मोदी ने मंगलवार को भी सावधान किया। मोदी ने 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों के बाद भी यही कहा था कि अब टुकड़े टुकड़े वाला गैंग एक्टिव होगा। वो देश को तोड़ने वाली साजिश रचेगा, फेक नैरेटिव बनाएगा। इसीलिए अभी से सावधान रहें। नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है। मोदी ने जो कहा शब्दशः वही हो रहा है। बांटो और राज करो वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जहां मोदी जीत रहे हैं, वहां विरोधी जीत नहीं सकते। इसीलिए विरोधी देश को 2 टुकड़ों में बांटने पर जोर लगा रहे हैं। कोई सनातन को गाली देकर हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, कोई नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहा है। क्योंकि विरोधियों को पता है जब तक हिंदी बेल्ट में मोदी जीतेंगे तब तक 2024 में इंडी अलायंस के किसी भी चेहरे का पीएम बनने का चांस नहीं है। तो क्या राहुल इसीलिए सोच समझकर प्लान 130 लेकर आए हैं? और क्या इसीलिए सनातन पर, हिंदुओं पर, उत्तर भारतीयों पर मोदी विरोधी इकोसिस्टम का पारा इतना हाई है? इंडी अलायंस के इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको राहुल का प्लान 130 समझना होगा। दक्षिण भारत में कुल 5 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 28, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, पुडुचेरी में 1 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। 24 के लिए राहुल की पार्टी का टारगेट भी यही है, किसी तरह 100 के पार जाना। तो क्या इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों में हार के बाद यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस को 24 में 100 के पार पहुंचना है तो दक्षिण भारत को ही रिझाना है, उत्तर भारत को लगातार कोसते रहना है? और क्या इसीलिए साजिशन उत्तर भारत को गाली देने की
पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बातें कही गई, देश को तोड़ने वाला नैरेटिव परोसने की कोशिश हुई। हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि हिंदी स्टेट में जब जब मोदी और राहुल का आमना सामना हुआ है तो मोदी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा ही रहा है। राहुल आसपास फटके भी नहीं है। मसलन 19 के चुनाव में एमपी की 29 में से 28 सीटें मोदी ने जीत ली। राहुल की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, वो भी छिंदवाड़ा की सेफ सीट थी। 2024 में अब वो सीट भी छीनने की तैयारी की है। एमपी में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% हो, इसलिए शिवराज अभी से छिंदवाड़ा का चप्पा चप्पा खंगालने लगे हैं। खुद पहुंच गए हैं। मिशन 29 अभी से लॉन्च कर दिया। अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसी तरह राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, बिहार की 40 में से 17 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, दिल्ली की 7 में से 7, यूपी की 80 में से 62 नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में जीती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पंजाब को छोड़ दें तो नॉर्थ इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक लोकसभा के चुनाव में मोदी ही क्लीन स्वीप करते हैं। कांग्रेस आसपास फटकती भी नहीं दिखती। इसीलिए बंद कमरे में जब इंडी अलायंस के नेता बैठते हैं, उनके बीच जब बंद कमरे में बातें होती हैं, तो यही बात निकल कर आती है कि देखो, नॉर्थ में तो मोदी जीतता है, अब तो साउथ में ही हमारा चांस है। सनातन को, हिंदी बेल्ट को, हिंदुओं को गाली देने वाली विरोधियों के स्क्रिप्ट भी 24 में दक्षिण के वोटर्स को लुभाने वाली स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। फिर चाहे इसके लिए देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली बातें ही क्यों न कहनी पड़े। जो विपक्ष के कुछ साथी, आईएनडीए के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद यहां आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है, और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है डीएमके के स्टालिन भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है केरल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। इतना बड़ा बयान देने के बाद, वो भी लोकसभा के फ्लोर के बाद, और माफी भी नहीं मांगना, चोरी और सीना चोरी, ये हम आपको बताने आए। भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं, गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। मगर क्या देश के पढ़े लिखे वोटर्स को गाली देने से, उत्तर भारतीयों को गाली देने से
इंडी अलायंस का 24 में भला हो जाएगा? और क्या सनातन को टारगेट करके दक्षिण के राज्यों में राहुल की पार्टी 130 सीटें बटोरने में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब है ना। इंडिया ब्लॉक का माइंडसेट नहीं है। इंडिया ब्लॉक में शिवसेना जैसी प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है, जिस पार्टी का पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए प्रचार प्रसार और संघर्ष में गया है। तो ये जो बोलते हैं गोमूत्र यानी हिंदुत्व नहीं ना। हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। किसको लगता है कि ये गोमूत्र है, हमारे यहाँ जो ये चोटी रखते हैं, जो घंटा बजाते हैं, सिर्फ यही हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है। हम हिंदुत्व को एक राष्ट्रीयत्व का दर्जा देते हैं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में मोदी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पहले यह समझिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को छोड़ दें तो 19 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें मोदी को मिली थी। तेलंगाना में भी 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार तेलंगाना में एक सरप्राइज हुआ है। 2018 में जिस तेलंगाना में बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिली थी, वहां इस बार 8 सीटें मिली हैं। बीजेपी का वोट शेयर भी डबल हुआ है, 7% से 14 पर जा चुका है। तेलंगाना जैसे राज्य में बीजेपी अब नंबर 3 की पार्टी हो गई है। यानी इस दक्षिणी राज्य में लोकसभा चुनाव में अब टक्कर मोदी बनाम राहुल की ही होगी और उस सिचुएशन में तेलंगाना में मोदी की ही सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह जिस तेलंगाना में 14 में बीजेपी का वोट शेयर 10.5% था, 19 में बढ़कर 20% हो गया। कर्नाटक में 14 में बीजेपी का वोट शेयर 43% था, 19 में 52% हो गया। केरल में 14 में बीजेपी को 10.5% वोट मिले थे, 19 में वो बढ़कर 13% हो गए। यानी ऐसा भी नहीं है कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी दक्षिण के हर राज्य में अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, मेहनत भी कर रही है। ये बात मोदी विरोधियों को भी पता है। तभी तो कांग्रेस के जो नेता 3 दिसंबर के नतीजे के बाद द साउथ वाला टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपका रहे थे, वही नेता अब डीएमके के सांसद के विवादित बयान के बाद बैकफुट पर आ गए हैं और माफी मांगो वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो आगे में जो ये बोलो गोमूत्र देश मत बोलो, गो माता देश बोलो, वी आर हैप्पी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? खाली गोमूत्र बोलना नहीं सही है, गो माता प्रदेश बोलना सही है। तो गर्व का बात है ना। अगर कोई गो माता प्रदेश बोलता है इससे अच्छा क्या होता है, लेकिन गोमूत्र बोलना थोड़ा डिरोगेटरी होता है। गो माता बोलना सही था। लोकसभा में मोदी जी 350 से 450 सीट लेके प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए अभी हमें काम करना है अगले 2 महीना। और हम तो है ही गो माता देश, इसमें तो कोई डिस्प्यूट वाला बात नहीं है। खाली गोमूत्र बोलना नहीं सही है, गो माता बोलना सही। अब आप सोचेंगे कि इंडी अलायंस के इस सडन रियलाइजेशन की वजह क्या है? उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ है कि वो डीएम के सांसद से माफी मांगने को कहने लगे हैं? इसकी वजह है दक्षिणी राज्यों के साथ साथ हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में मोदी का बढ़ता कद। और ये कैसे हो रहा है, इसे सबसे पहले हिंदी भाषी राज्यों के कुछ पोस्ट पोल एनालिसिस से समझिए। राजस्थान का पोस्ट पोल एनालिसिस बताता है कि वहां के 80% वोटर्स केंद्र की मोदी सरकार के काम से संतुष्ट थे। राजस्थान में ऐसे 83% वोटर्स ने मोदी की पार्टी को वोट दिया। राजस्थान में जो लोग गहलोत सरकार के करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा मानते थे, उनमें से 53% वोटर्स ने मोदी की पार्टी को वोट दिया। राजस्थान में जिन 48% लोगों को मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा हुआ, उनमें से 45% ने बीजेपी को वोट दिया। लोकप्रियता के पैमाने पर भी राजस्थान में 51% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि राहुल से प्रभावित होकर वोट देने वाले ऐसे वोटर्स की संख्या सिर्फ 32% थी। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, फैक्ट ये है कि तीनों ही हिंदी भाषी राज्य में मुश्किल हालात में भी ज्यादातर लोगों ने मोदी की पार्टी पर ही भरोसा जताया। मध्य प्रदेश के 67% वोटर्स मोदी के काम से संतुष्ट हैं। राजस्थान के 79% और छत्तीसगढ़ के 80% वोटर्स की राय है कि मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वोटर्स का ये वैलिडेशन ही मोदी को बाकी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग लीग में खड़ा करता है। इसीलिए भरोसे की लड़ाई में बीजेपी को हमेशा एज मिलता है।
और उसका असर क्या होता है ये देश ने पहले 14 में देखा, फिर 19 में देखा और अब 24 में भी उसी को रिपीट करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। करोड़ों लाडलियों के मामा और भैया कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के एक लाडले कार्यकर्ता के घर पर आए हैं, कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में, और हम उनसे बात करते हैं। सर, करोड़ों लाडलियों के चलते ही ये विकट जीत मिली है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके प्रति श्रद्धा और अटल विश्वास, केंद्र भाजपा और प्रदेश की योजनाएं और लाडली बहनों का भी भरपूर आशीर्वाद। आपने पूरे इस प्रदेश पर दौरा किया, आपको क्या लगता है जीत की बड़ी वजह? आपने तमाम चीजें बताई हैं, लेकिन फिर भी बाद में बात करेंगे। इस समय तो हम एक सीट पे लोकसभा की 7 विधानसभा सीटें हारे। अब हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 सीटें जीत के प्रधानमंत्री जी को हमें देना है, एक भी नहीं हारना। आज छिंदवाड़ा की जनता के साथ संकल्प लिया है कि छिंदवाड़ा भारी बहुमत से जीतेगा।